हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की यूनिट 3 के चैप्टर 8 को, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोगों ने इसके कुछ हिस्से को पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बचे हुए हैं जितने भी टॉपिक उसको, जिसमें कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, फिर गोल्जी बॉडी क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस सब को पढ़ते हुए इस चैप्टर को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की पहली टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आइए समझते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system. तो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऐसे ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे जो कि मेम्ब्रेनस होंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल होता है, सेल के बारे में मैंने पढ़ा ही दिया है अच्छे से, उसकी वीडियो भी मिल जाएगी आप लोगों को मेरे चैनल पर। तो वो क्या है कि उसमें सेल में ढेर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। तो इसमें राइबोसोम को छोड़ के जो तीन बोला मैंने, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। तो जितने मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? क्योंकि उनका क्या है ना कहीं फंक्शन जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, जो कि अभी हम लोग समझेंगे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी मेम्ब्रेनस है, उसका काम प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाता है, लेकिन वो प्रोटीन का फिर पैकेजिंग करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सबका एक दूसरे से जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ उसमें। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल. Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above component, these are not considered as a part of the endomembrane system. ठीक है। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, क्योंकि इन सभी का जो है फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता हुआ है, साथ में चलता है, ठीक है। वहीं पे कुछ और भी ऑर्गेनल्स हैं जो कि मेम्ब्रेनस हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गए, पेरिक्सोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं डाला जाता क्योंकि इनके जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, ये अपने स्क्रीन पे आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। ये रफ है, रफ इसीलिए कहा जाता है, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। तो रफ इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको इसके सरफेस पे छोटा छोटा जो दाना तरह का दिख रहा है वो होता है राइबोसोम। तो वो जो मिलता है, इसी वजह से इसका सरफेस जो होता है वो रफ होता है, ठीक है। और स्मूथ वाले पे ये नहीं मिलता। चलिए शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो उस समय क्या है कि यूकैरियोटिक सेल का स्टडी शुरू हुआ, क्योंकि अब बढ़िया माइक्रोस्कोप आ गया था 1950 के टाइम में, तो ज़्यादा अच्छे से स्टडी होना शुरू हुआ। तो उसमें तो स्टडी जब किया गया तो देखा गया कि सेल में एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क बोली या उसे रेटिकुलम भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, और वो न्यूक्लियस से लेके सेल वॉल बोलिए या फिर सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, ठीक है। तो ये जो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका एक नेटवर्क पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म में, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, तो वो इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर स्पेस हो गया मीन्स सेल के अंदर वाले, तो उनके जो स्पेस होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक होता है लुमिनल जो इनसाइड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और एक होता है एक्स्ट्रा लुमिनल जो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। मीन्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला को बोलेंगे हम लोग लुमिनल, और जो उसके बाहर का जो साइटोप्लाज्म में हो गया वो हो गया एक्स्ट्रा लुमिनल, ठीक है। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम मिल रहा था, ठीक है। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दो तरह के होता है, रफ और स्मूथ।
अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम मिलेगा वो हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम नहीं मिलेगा वो स्मूथ होगा, इसलिए उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या है कि सेल जो होते हैं ना उसमें फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, मीन्स कि ऐसे सेल जिनका काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में, तो उसमें ज़्यादातर रफ एंडोप्लाज्मिक जो है कॉमनली दिख जाएंगे, क्योंकि इसमें राइबोसोम तो इसी पे मिल रहा है ना। अब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो राइबोसोम का जरूरत है, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस और जो सिंथेसिस करेगा किसी भी चीज़ का सिक्रीशन, तो उसमें क्या है कि उस सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमनली दिखते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेजर साइट होता है लिपिड सिंथेसिस का। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि लिपिड कहाँ सिंथेसिस होता है तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पर लिपिड सिंथेसिस होता है। ठीक है, चलिए, तो लिपिड होता है। और भी एक चीज़ है जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया, वो आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ऑर्गेनेल में जो है कि है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपैरेटस। ये डायग्राम आप लोगों को अपने स्क्रीन पर राइट साइड में दिख रहा होगा, ये देखिए, ये होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। ये अंदर वाला हो जाएगा कनकेव साइड, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स साइड। कनकेव मीन्स गुफा की तरह दिख रहा है, केव मीन्स क्या होता है, गुफा, तो इसीलिए गुफा की तरह ये कनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स, या इन दोनों को बोल देंगे सिस्टर्नी। ठीक है, तो गोल्जी apparatus भी फाइंड आउट किया गया था बढ़िया से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था। ठीक है, लेकिन क्या है कि उससे पहले भी 1898 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने जब स्टेन किया था, जब कलर डाला था सेल पे, तो उसमें एक स्ट्रक्चर देखा था, उस जो न्यूक्लियस के पास था उस स्ट्रक्चर को नाम दिया था गोल्जी बॉडी, क्योंकि इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडी किस साइंटिस्ट के ऊपर नाम पड़ा है, कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो गोल्जी बॉडी होता है वो फ्लैट शेप का होगा, कुछ डिस्क शेप के भी होंगे। ठीक है, और उनका जो सिस्टर्नी होता है 0.5 mm से 1 mm तक डायमीटर में साइज रहता है उसका। ठीक है, चलिए, अब क्या है कि उसके जो सिस्टर्नी होते हैं वो उनका ढेर सारा नंबर होता है। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि जो सिस्टर्नी का होता है वेरिड नंबर, मीन्स ढेर सारा नंबर उसमें पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। द Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex sheaths or the forming face and concave trans or the maturing face। अभी हम लोग डायग्राम देखा, जो सिस्टर्नी है वो न्यूक्लियस के पास मिल रहा है, एक साइड से वो कॉन्केव फेस बना रहा है और एक साइड से वो कॉन्वेक्स फेस बना रहा है। ठीक है, तो कॉन्केव फेस जो हो गया, जो कॉन्केव ट्रांस फेस हो गया, उसको कहेंगे मैच्योरिंग फेस। और एक साइड से अंदर साइड में देखिए, डायग्राम में देखिए, ये देखिए, ये अंदर में कॉन्वेक्स बना रहा, तो कॉन्वेक्स फेस जो होता है उसको कहेंगे फॉर्मिंग फेस। अब इनका काम क्या होता है ये देख लेते हैं। The Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. Materials to be packed in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum fused with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। अब इसका कहने का मतलब है गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलिए या गोल्जी बॉडी, ठीक, इनका मेनली काम होता है पैकेजिंग करना। ठीक है, जैसे कि कोई फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, अब उसको पैकेजिंग करने का काम करेगा कोई और यूनिट। तो इसी तरह के प्रोटीन और लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है, रब पे प्रोटीन और स्मूथ वाले पे लिपिड, तो वो जो बन रहे हैं तो इनको अब पैकेजिंग करना होगा, तो इनका पैकेजिंग करने का काम होगा गोल्जी apparatus का। ठीक है, तो वो क्या है कि सीस फेस के थ्रू घुसेगा, ध्यान से सुनिएगा, सीस फेस जो था हम लोगों ने पढ़ा, उसके थ्रू वो घुसेगा और फिर वो क्या है कि पैकेज होके बढ़िया से ट्रांसफेस की ओर निकलेगा। ठीक है, चलिए,
ये चीज़ याद रखिएगा कि सीस फेस की ओर घुसेगा और किधर निकलेगा, बढ़िया से पैकेज होके मैच्योर फेस की तरफ। ठीक। This explains why the Golgi apparatus remains in the close association with the endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in this study of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. तो इसका कहने का ये मतलब है कि इससे ये पता चलता है कि गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच में मीन्स उसके आसपास क्यों होता है, क्योंकि जो जितने भी तरह के प्रोटीन बनते हैं वो अपने फंक्शन करने के लिए साइटोप्लाज्म में रिलीज होने के लिए पहले वो गोल्जी अपरेटस में जाते हैं, वहाँ पे फिर मैच्योर होते हैं, पैकेज्ड होते हैं, जब उनका पैकेजिंग होता है तब उनको रिलीज किया जाता है। ठीक है। गोल्जी अपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये इंपॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडी भी फॉर्मेशन करता है। क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये कौन फॉर्मेशन करेगा? गोल्जी अपरेटस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लाइसोजोम। तो लाइसोजोम क्या है? बेसिकली इसका भी पैकेजिंग होता है। गोल्जी बॉडी जो है ना, गोल्जी अपरेटस, वो लाइसोजोम का भी पैकेजिंग करता है। तो बेसिकली क्या है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर होता है सेल में, एक मेम्ब्रेन से, ये भी मेम्ब्रेन्स हो गया लाइसोसोम। ठीक है। तो एक वेजिकुलर स्ट्रक्चर होगा जिस पर मेम्ब्रेन होगा। ये वेजिकुलर स्ट्रक्चर जब गोल्जी अपरेटस में जाएगा, सीस से होते हुए ट्रांस में निकलेगा जब पैकेज होते हुए, तो इसको कहेंगे लाइसोजोम। और लाइसोजोम में क्या है कि ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। इनका काम है डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है लाइसोजोम। और जो इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो कौन कौन से है? लाइपेज जो कि लिपिड को ब्रेकआउट करेगा, प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को ब्रेकआउट करेगा, और कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, ये तीनों एंजाइम के नाम आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। रटना है कहीं लिख लीजिए, लिख के भी रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछेगा ही। ठीक है, चलिए और क्या है कि अभी हम लोग पढ़ा कि ये एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में काम करता है। ठीक है, तो हम लोग ने जो भी खाना खाया उसमें जो प्रोटीन के जितने परसेंटेज होंगे, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों के जितने भी परसेंटेज होंगे, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम करेगा लाइसोजोम का एंजाइम। ठीक है, लिपिड के लिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं वैक्यूल्स। तो बेसिकली वैक्यूल क्या है ये भी देख लेते हैं। वैक्यूल क्या है? वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में मिलता है। तो वैक्यूल्स में क्या होगा? पानी भरा होगा, सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, और ऐसे मटेरियल जो कि सेल के लिए यूज़फुल नहीं है। क्योंकि वैक्यूल का मतलब एक समझिए कि सेल में एक तरह का कुआं या फिर आप लोग समझिए बाल्टी। ठीक है, तो जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो उसमें ऐसे मटेरियल रखे जाएंगे जो कि यूज़फुल नहीं होंगे, वाटर भी रखा जाएगा। ठीक है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होंगे। जो वैक्यूल होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, उसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होता। तो जो वैक्यूल का सिंगल मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो एक और चीज़ है कि वैक्यूल जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल का जो वैक्यूल है वो छोटा रहता है, और प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है। कम से कम जो सेल का 90% है ना, प्लांट सेल का 90% जगह वॉल्यूम वो वैक्यूल कवर करके रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि दो तरह के वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल, एमोबा में। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो हो गए जिनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में कोई भी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, उसमें जिस वैक्यूल का काम होगा उसको कहेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ऐसे वैक्यूल जो फूड पार्टिकल्स को स्टोर करके रखेंगे उनको कहेंगे फूड वैक्यूल। ठीक है, देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं लाइन स्किप करते जा रहा हूँ। अब बेसिकली एनसीईआरटी में मैक्सिमम लाइन तो इम्पोर्टेंट ही होती है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होता है एटीपी के फॉर्म में, एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, इसी के थ्रू फॉर्मेशन होता है। और वो कैसे होता है ये हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि क्लास 12 में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन।
तो इनको क्या किया जा रहा है कि ये क्या है कि जब तक इनको स्पेशली स्टेन नहीं किया जाएगा ना, तो ये ईजिली विजिबल नहीं होता। इनको बढ़िया से स्टेन करके तभी ये माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि अपना हर एक सेल में एक ही नंबर में नहीं पाए जाएंगे, कुछ सेल में ज़्यादा नंबर होंगे और कुछ सेल में कम नंबर होंगे। और ये कैसे होगा, जिस सेल का जैसा फंक्शन होगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होगा और शेप होगा वो भी अलग अलग होगा हर सेल में। ठीक है, किसी में सॉसेज शेप का होगा, किसी में वो सिलिंड्रिकल होगा। और क्या है कि उसका जो डायमीटर होगा वो 0.2 से लेके 1.0 तक होगा। ठीक, और लेंथ होगा 1.0 से 4.1 म्यू। ये क्या है, देखिए जो साइज है ना जितने भी ऑर्गेनल का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप लोगों को याद करना है, एकदम याद से रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस हो गया। ये मैट्रिक्स हो गया, अंदर का जो लिक्विड रहेगा ये क्रिस्टा हो जाएगा। और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं वो और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों क्या करेंगे, जो एक्वस कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का उसको डिवाइड कर देंगे। मीन्स जो उसमें लिक्विड होगा उसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, आउटर और इनर। ठीक है, इनर कंपार्टमेंट में क्या होगा कि होमोजीनस सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, होमोजीनस मीन्स कि सब एक जैसे सब्सटेंस होंगे, अलग अलग नहीं होगा, उनका कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। तो इनर कंपार्टमेंट में होमोजीनस सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अभी डायग्राम में देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स दिख रहा है आप लोगों को। तो इनर मेम्ब्रेन में मिला मैट्रिक्स जो कि है होमोजीनस सब्सटेंस। अब आते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन में मिलेगा क्रिस्टी, जिसका सिंगुलर हो जाएगा क्रिस्टा। क्रिस्टी अब क्या होता है, तो बेसिकली क्या है कि ये ऑर्गेनेल का आप कह सकते हैं कि एक बाउंड्री है, एक इनफोल्डिंग है, क्योंकि अभी डायग्राम में देखा कि ऐसे 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 मुड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो कि आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होता है ऑर्गेनेल का। ठीक है, ऑर्गेनेल का एक बाहरी बाउंड्री कौन होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगा। और जो इनर मेम्ब्रेन होगा वो ढेर सारा इनफोल्डिंग बनाएगा, उसको कहेंगे हम लोग क्रिस्टी, क्योंकि अभी डायग्राम में हम लोगों ने देखा। चलिए, अब क्रिस्टी का क्या काम क्या होता है, तो क्रिस्टा या बोलिए क्रिस्टी, इसका काम होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करना। ठीक है, अब जो दो मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, उन दोनों के पास अपना अपना एंजाइम होता है जो कि फंक्शन में काम आता है। जब एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ये रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे हम लोग, एक पायरुविक एसिड होता है, जब ग्लूकोज को ब्रेकआउट करते हैं ना तो पायरुविक एसिड होता है, उसमें क्या है कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। तो उसमें क्या है कि एंजाइम का जरूरत होता है, तो इनर मेम्ब्रेन का भी एंजाइम लगता है और आउटर मेम्ब्रेन का, दोनों का अलग अलग एंजाइम होता है। और ये किस में होता है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, चलिए। अब हम लोग, मैंने पहले ही बता दिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है। क्यों, क्योंकि वो जो एनर्जी करेंसी होता है एटीपी, उसको वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि राइबोसोम भी मिलेगा, वो मिलेगा 70S, सेल में मिलेगा 80S, लेकिन जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम मिलेगा वो मिलेगा 70S। इसके साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक डीएनए भी होगा, न्यूक्लियस में भी डीएनए अलग मिलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलेगा। ठीक है, और ऐसे कंपोनेंट भी मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरत होंगे, क्योंकि राइबोसोम मिल रहा है तो यहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो और वो भी कंपोनेंट रखेगा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करेगा, हमेशा याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा फिजन के थ्रू। अब आते हैं प्लास्टिड। ये जो ऑर्गेनल होता है प्लास्टिड, की बेसिकली प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है। ठीक है, प्लास्टिड जो होता है वो 3 तरह का होता है और उसमें पिगमेंट ही कंटेंट होते हैं। तो वो 3 तरह का होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो हो जाएगा जिसमें क्लोरोफिल मिलेगा, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फूड बनाएगा, जैसे क्लोरोफिल ए बी, ये सब हो जाएंगे। और कैरोटीनॉइड भी मिलेगा। ठीक है,
क्रोमोप्लास्ट ये हो जाएगा जिसमें कि कैरोटीनॉइड भी इसमें भी मिल रहा है और उसमें भी मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे अलग रोल है, यहाँ अलग रोल है। तो क्रोमोप्लास्ट में ऐसे पिगमेंट मिलेंगे जो कि प्लांट बॉडी को कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ज़ैंथोफिल हो जाएंगे, कैरोटीनॉइड हो जाए, कैरोटीनॉइड से रेड कलर मिलेगा, ज़ैंथोफिल से येलो ऑरेंज कलर ये सब मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, ठीक। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होगा, तो जितने भी तरह के फूड मटेरियल है जो प्लांट बॉडी में बन रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सब स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट स्टोर करेगा, क्लोरोफिल जो फूड बनाएगा, क्रोमोप्लास्ट में कलर होगा, ल्यूकोप्लास्ट में फूड रहेगा। अब ल्यूकोप्लास्ट भी दो तरह का होता है, एमाइलोप्लास्ट और इलाइयोप्लास्ट। एक और भी होता है, वो भी बताऊंगा। एमाइलोप्लास्ट जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है, ठीक है, जैसे पोटैटो हो गया, तो एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट रहेगा। इलाइयोप्लास्ट में स्टोर करेगा ऑयल और फैट को, ठीक है। और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट में रहेगा प्रोटीन। एमाइलो में कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरो में प्रोटीन और इलाइयो में ऑयल और फैट, ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्लांट में कहाँ मिलेंगे, उनके लीफ में मिलेंगे। और लीफ में भी कहाँ मिलेंगे, मेसोफिल सेल में। स्टोमेटा में भी होते हैं। इसकी भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैंने अच्छे से उसमें बनाया हुआ है। जो एनाटॉमी है उसमें अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो वो उसकी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है सबसे ज़्यादा, अगर मिलता है प्लांट में कहीं, तो वो उसके लीफ में मेसोफिल सेल में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग शेप होता है, कुछ लेंस शेप के होते हैं, ओवल होता है, स्पेरिकल होता है, और डिस्कॉइड और रिबन शेप का भी होता है। ये देखिए डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ये लिक्विड जो है इसको स्ट्रोमा बोलेंगे। ये स्ट्रोमा लेमिनी जो दो ग्रैनुल को जोड़ रहा है, ठीक है, दो ग्रैनुल को जोड़ने वाला है, स्ट्रोमा लेमिनी हो गया। ये थैलाकॉइड हो गया, और ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है आप लोग, ये दो मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होगा ना, हर एक सेल में अलग अलग होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। जिसमें ज़्यादा खाना बन रहा है उसमें ज़्यादा होगा, जिसमें कम होगा, जो यूनिसेलुलर उसमें कम अमाउंट में पाया जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, और इनका जो इनर मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो लेस परमेबल होता है। मीन्स क्या है कि बहुत कम ही जाने देता है, ठीक है। कुछ भी सब्सटेंस जो अंदर जाएंगे उसको कम ही जाने देता है, वो हो गया लेस परमेबल, ठीक है। अब क्या है, क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन हम लोग देखा एक लिक्विड है, या लिक्विड बोली या स्पेस, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस दिखा उसको बोलेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। अब आते हैं, एक टर्म आता है थैलाकॉइड, जो अभी मैंने डायग्राम में दिखाया। थैलाकॉइड में क्या है, बेसिकली जो क्लोरोफिल होता है ना, वो क्वांटोसोम में था, वो क्वांटोसोम थैलाकॉइड में पाया जाता है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सैक मिलेंगे मेम्ब्रेनस होंगे, याद रखिएगा, जो थैलाकॉइड होंगे वो मेम्ब्रेनस होंगे। तो जो मेम्ब्रेनस सैक मिल रहे हैं जिसमें क्लोरोफिल है, उनको कहेंगे थैलाकॉइड, ठीक है। अब इसके बाद आता है ग्रेना, ग्रेनम या ग्रेनम। जो थैलाकॉइड्स होते हैं ना, वो जब एक बंडल में अरेंज होंगे 7 से 8 बंडल में, उनको हम लोग बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। अब आएगा स्टोमा लेमिनी। स्टोमा लेमिनी जब दो ग्रेनम को आपस में ज्वाइन करेगा, उसी को कहेंगे हम लोग स्टोमा लेमिनी, ठीक है। जो आप ग्रेनम बोले या थैलाकॉइड भी बोल सकते हैं इसको। चलिए, अब आता है ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है, अब जो थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन था वो एक स्पेस को बांध के रखता है, ठीक है, इनक्लोज करके रखता है, उस स्पेस को बोलेंगे ल्यूमेन, ठीक है। अब जो स्टोमा है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें इंजाइम होगा। इंजाइम का काम क्या होगा, तो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसको सिंथेसिस करने का काम, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में कुछ क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में कुछ इंजाइम होंगे जिनका काम होगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसिस करना। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग देखा कि वहाँ डीएनए भी मिल रहा था, अपना सर्कुलर डीएनए, और राइबोसोम भी मिल रहा था। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी अपना सर्कुलर डीएनए मिलेगा, जो कि स्मॉल होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा, याद रखेंगे इसे। स्मॉल होगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में, और इसमें राइबोसोम भी होगा, ठीक है। और जो राइबोसोम में मीन्स क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम मिला वो 70S होगा, साइटोप्लाज्म में 80S होगा। चलिए, अब आते हैं राइबोसोम में। राइबोसोम क्या है कि एक ग्लैनुलर स्ट्रक्चर है जो कि
जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फाइंड आउट किया गया था 1950 में, उस वक्त इसको देखा गया था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज पैलाडे। तो जॉर्ज पैलाडे ने एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था, उस स्ट्रक्चर का नाम दिया था राइबोसोम। ठीक है, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, इसका बेसिकली काम है राइबोसोम का प्रोटीन बनाना। राइबोसोम क्या है कि वो आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं राइबोनोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइबोनोज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का ये बना होता है राइबोसोम, और राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। चलिए, अब दो तरह के क्या होते हैं राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक में हम लोग देखा 80S होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं। एस जो होता है वो सेडबर्ग यूनिट होता है। ठीक है, और ये दो तरह का होता है, जैसे 80S वाला हो जाएगा आपका 60-40 का बना हुआ, दो कंपार्टमेंट का बना होगा। ठीक है, दो सब यूनिट रहेंगे, एक लार्जर रहेगा 60S और स्मॉलर रहेगा 40S, और 70S जो रहेगा वो 50S और 30S का रहेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे 60-40 तो 100 होना चाहिए, 50-30 तो 80 होना चाहिए, ऐसा कम क्यों हो रहा है? देखिए, एस तो बेसिकली समझिए सेडबर्ग यूनिट होता है, और ये बेसिकली क्या है कि ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है इनका, मीन्स कि सब यूनिट का डेंसिटी और साइज को मेज़र करके इनका 80S आता है और 70S आता है। ठीक है, 60 और 40 भले ही हैं, 80S वाले 60S और 40S के बने, लेकिन उनका जब डेंसिटी और साइज को बढ़िया से मेज़र किया गया है तो उस समय 80S आया है। ठीक है, तो जान गए कि जो 70S और 80S दो सब यूनिट के होते हैं। अब बताए साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेसिकली वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, मीन्स ऐसे स्केलेटन जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखें। ठीक है, अब इनमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे होता है माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों के थ्रू ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रखता है, और ये जो माइक्रोट्यूबल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये तीनों प्रोटीनेशियस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है, एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं सेल को, फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मोटिलिटी में हेल्प करेंगे, मीन्स मूवमेंट में। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन होता है। ये देखिए, आप लोगों को डायग्राम दिख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये साइटोस्केलेटन का डायग्राम है। चलिए, अब बता सिलिया और फ्लैजला। तो सिलिया और फ्लैजला होता क्या है, तो देखिए सेल के मेम्ब्रेन से जो हेयर लाइक निकलेगा ना, उसको हम लोग कहते हैं सिलिया और फ्लैजला। बेसिकली ऐसे सेल हो गया, इसके सरफेस से ऐसे ऐसे जो निकला, ये सिलिया और फ्लैजला होगा। दोनों के अपने अपने फंक्शन होंगे, पढ़ते हैं अभी क्या क्या। सिलिया जो होता है वो स्मॉल होता है, और क्या है कि ओर्स के तरह काम करेगा, या तो वो सेल के मूवमेंट में काम करेगा, और नहीं तो जो सराउंडिंग फ्लूइड होते हैं उनके मूवमेंट में काम करेगा। ठीक है, अब आता है फ्लैजला। फ्लैजला का भी काम वही होता है, लेकिन ये साइज में बड़ा होता है सिलिया से। सिलिया छोटे होंगे और फ्लैजला होगा बड़ा, और इसका भी काम होगा सेल के मूवमेंट में। ठीक है, अब क्या है कि जैसे बैक्टीरिया होता है उसमें फ्लैजला होता है। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया का फ्लैजला होगा वो यूकैरियोटिक फ्लैजला जो होगा उससे वो अलग दिखेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक आता है एक्सोनीम। ठीक है, देखते हैं वो क्या होता है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ सीलियम और द फ्लैजलम shows that they covered with plasma membrane. They are core called exoneum. Poses a number of microtubules running parallel to the long axis. इनमें कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में साइटोस्केलेटन को पढ़ा गया तो उसमें देखा गया सीलियम फ्लैजला सब मिलते हैं। जब सीलियम और फ्लैजलम को पढ़ा गया, अच्छे से देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसमें देखा कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर में मिल रहा है। ठीक है, तो उनके कोर को देखा गया, और जो सीलियम और फ्लैजम के जो कोर होते हैं उनको कहा गया एक्सोनीम, और उसमें देखा गया एक्सोनीम में नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स है, मीन्स ढेर सारे माइक्रोट्यूबल्स है जो कि उनके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल में थे। ठीक है, अब एक्सोनीम में जो होता है बेसिकली उनमें 9 डबलेट्स होता है जो कि रेडियली अरेंज होता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल से। ठीक है, एक्सोनीम जो जिनको में सीलियम और फ्लैजम के कोर को एक्सोनीम कह रहे थे, उसमें देखा कि माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। अब जो ये माइक्रोट्यूबल्स होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, तो ये अरेंज रहेंगे 9 के डबलेट्स में। 9 के डबलेट्स में बेसिकली 9 + 2। ठीक है,
तो 9 के डबलेट्स में अरेंज रहेंगे माइक्रोट्यूबल्स, किसमें, एक्सोनीम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ टर्म सेंट्रल शीथ, रेडियल स्पोक और लिंकर, क्या होता है ये देखते हैं। द सेंट्रल ट्यूबल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। जो ट्यूबल्स हैं, माइक्रो ट्यूबल जो सेंटर में मिले, वो एक ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड है और एक शीथ के थ्रू इनक्लोज्ड है, उनको बोलेंगे सेंट्रल शीथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक। अब क्या है कि जो सेंट्रल शीथ है, सेंट्रल ट्यूबल, वो पेरिफेरल में जो ट्यूबल्स मिल रहा है, जो डबलेट्स है 9+2, उसके थ्रू कनेक्टेड होता है। कैसे, तो रेडियल स्पोक के थ्रू। ठीक है, और पढ़ लेते हैं और आगे क्या लिखा। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। अब जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं 9+2 वाले, वो क्या है कि अब वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। वो कैसे रहेंगे, लिंकर से। सेंट्रल वाले रहेंगे रेडियल स्पोक के थ्रू, और जो पेरिफेरल वाले होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे लिंकर्स के थ्रू। ठीक है, अब सीलियम और फ्लैजलम में एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है दोनों से। ठीक है, सीलियम और फ्लैजम से एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहते हैं बेसल बॉडी। ठीक, चलिए अब सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या होता है। सेंट्रोजोम जो होता है ये ऑर्गेनेल बेसिकली सिंड्रिकल स्ट्रक्चर का बना होता है। ठीक है, तो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या है। सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेल है, जो सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रोजोम। ठीक है, और ये क्या है कि दो सिंड्रिकल स्ट्रक्चर से बना, वो जो दो सिंड्रिकल स्ट्रक्चर से बना उसको कहेंगे सेंट्रियोल। और इसमें एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होंगे, जिस मटेरियल को बोलेंगे हम लोग एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, तो सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से बना हुआ है और एक मटेरियल से सराउंडेड है जिसको बोलते हैं एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, जो दोनों सेंट्रियोल्स होंगे सेंट्रोजोम में वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, वो एक जैसे कि पहले ऐसे हो गया तो वो परपेंडिकुलर हो गया ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलेंगे हम लोग कार्टविल। कार्टविल हो गया जैसे कि चक्का, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर वो बनेगा। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं। अब क्या है कि इसमें जो सेंट्रियोल है वो भी 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल से बने होते हैं, जो कि ट्यूबलिन प्रोटीन का होता है। ठीक है, तो सेंट्रोजोम सेंट्रियोल को बनाता है और सेंट्रियोल जो होता है उसमें फिब्रिल्स के बने होते हैं। आगे जो फिब्रिल्स होते हैं ये ट्यूबलिन प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, और कितने फिब्रिल्स से बनेगा सेंट्रियोल, 9। और सारे के सारे जो फिब्रिल्स होंगे जो पेरिफेरल होंगे वो होंगे ट्रिपलेट। ठीक है, अब आता है हब और स्पोक, ये देख लेते क्या होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूबल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक मेड ऑफ प्रोटीन। रेडियल स्पोक भी प्रोटीन का। सेल में जितना चीज़ मिलेगा ना मैक्सिमम सब आपको प्रोटीन का ही बना हुआ मिले, इसीलिए प्रोटीन जरूरी हो जाता है हम लोग के लिए। जिम करने वाले सोचते हैं कि हम लोग को प्रोटीन लेना है, प्रोटीन नॉर्मल आदमी को भी खाना चाहिए, क्योंकि सेल में आपके जितने भी चीज़ें हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो हब क्या है, बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, जो फिब्रिल्स का जो सेंट्रल पार्ट है प्रोक्सिमल रीजन का, उसको वो प्रोटीनेशियस होता है। तो वो सेंट्रियोल के जो सेंट्रल पार्ट होते हैं जो प्रोटीनेशियस, उसको कहेंगे हब, सेंट्रल रीजन को। और वो क्या है कि पेरिफेरल ट्रिपलेट से कनेक्टेड रहेगा, किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू, और वो भी प्रोटीन का बना होगा। ठीक है, अब सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी बनाएगा सीलिया और फ्लैजला का। अभी हम लोग देखा कि सीलिया और फ्लैजला का बेसल बॉडी कौन बनाएगा, सेंट्रियोल। ठीक है, और क्या करेगा, जब सेल डिवीजन होगा तो उसमें जो स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं ना, जो क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, तो जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं सेल डिवीजन के टाइम में वो भी सेंट्रियोल बना रहा है। अब आते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस बेसिकली क्या है कि फर्स्ट में ये फाइंड आउट किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू। ठीक है, और बाद में इसको क्या है कि इसमें जब स्टेन किया गया न्यूक्लियस में तो इसमें कुछ और भी मटेरियल देखे गए जिनको कहा गया क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन किनके द्वारा बोला गया, ये बोला गया फ्लेमिंग के थ्रू। ठीक है, तो न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और फिर अंदर के मटेरियल को देखा किसने, फ्लेमिंग ने। तो न्यूक्लियस बेसिकली जेनेटिक बोल सकते हैं, जेनेटिक
सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम मिलेगा और उसमें डीएनए मिलेगा। न्यूक्लियस भी है जो वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर जो वाटर होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और उसमें क्या है, न्यूक्लियर पोर होगा। न्यूक्लियर पोर जो छेद हो जाएगा न्यूक्लियस में, जिससे कि मटेरियल अंदर आप बाहर जा सकेगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोपोर। और न्यूक्लियोलस भी होता है। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है ये समझ लेते हैं अच्छे से। द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेस का न्यूक्लियस मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, हैज highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियोलस एक कह सकते हैं कि एक ऑर्गन ही है जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है, जिसके अंदर मैट्रिक्स मिलेंगे और क्रोमेटिन ये सब भी रहेगा जो कि बाद में क्रोमोसोम का लेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये देख लेते हैं क्या होता है। तो electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between called perinuclear space, form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस इसी जो न्यूक्लियस एनवेलप है और साइटोप्लाज्म में जो गैप बन रहा है ना, उसको कहेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो स्पेस बन रहा है उसको कहेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर पोर भी देख लिया, जिससे कि कोई भी मटेरियल आना जाना करेगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ये बनेंगे कैसे, जब दो मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा तो उसके थ्रू ये बनेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर से कोई भी मटेरियल का आना जाना होगा, जैसे प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, यही सब का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म तो हम लोगों ने देख लिया, जो सेल के अंदर का जो लिक्विड होगा, जो मैट्रिक्स होगा, उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमेटिन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूक्लियोलाई होता है, जो को आप लोग न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका बेसिकली काम क्या होता है ये देख लेते हैं। द न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कह रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जो मटेरियल होता है वो पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला होता है, न्यूक्लियोलस का, ठीक है। न्यूक्लियोलस का मटेरियल पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला, क्योंकि न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, वो एक साइट होता है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं, आरआरएनए, वो बनता है, ठीक है। तो आरआरएनए कहाँ बनेगा, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्या बोला है कि इसमें जो लार्जर और ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो गए सेल में, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऐसे सेल जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसमें आरआरएनए का भी जरूरत है। प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, तो उसमें आरआरएनए का जरूरत होता है। तो न्यूक्लियोलस ज़्यादा होंगे और बड़े होंगे तभी ना आरआरएनए वो बनाएंगे, और वो आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में जाके पार्ट लेगा, ठीक है। इसी ये लाइन का यही मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों को अपने स्क्रीन में राइट साइड में दिख रहा होगा। यहाँ बीच में ये काइनेटोकोर हो गया, ठीक है, और ये दो क्रोमेटिन हो गए, सिस्टर क्रोमेटिन, ठीक है। ये क्रोमेटिन हो गया, ये हम लोग देख लिया। और जो क्रोमेटिन होता है ये किसका बना होगा, ये प्रोटीन का बना हुआ रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। सब मैक्सिमम चीज़ प्रोटीन का ही बना होता है। तो क्या है कि शुरुआत में क्रोमेटिन होता है, ठीक है, लेकिन जब सेल डिवीजन होने लगता है ना, तो उसके डिफरेंट सेल में जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्रोमेटिन जो होते हैं उनमें डीएनए मिलता है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एक जेनेटिक मटेरियल है और वो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में ढेर सारे डीएनए मिलेंगे, ठीक है, और डीएनए के सेगमेंट को जीन कहते हैं हम लोग। तो क्रोमेटिन में डीएनए होंगे, कुछ बेसिक प्रोटीन होगा, अब वो प्रोटीन को बोलेंगे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन सॉरी। तो क्रोमेटिन जो बने हुए हैं, बोला कि प्रोटीन के बने हुए हैं, कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, और उसमें डीएनए भी होता है, और कुछ नन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, आरएनए भी होता है, ठीक है। ये चार चीज़ होंगे, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नन हिस्टोन प्रोटीन।
अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें कह रहा है कि जो सिंगल ह्यूमन सेल होगा ना, सिंगल, उसमें कम से कम 2 मीटर लंबा थ्रेड होता है डीएनए का। सोच लीजिए, एक सेल जो खुद इतना छोटा है, उसके अंदर जो डीएनए मिल रहा है वो 2 मीटर लंबा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका जो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के कितने पेयर होंगे? 23 और नंबर 46। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। अब आते हैं सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, ये सब देखते हैं। स्ट्रक्चर में देख लिए काइनेटोकोर, अब सेंट्रोमियर देखते हैं। ईच क्रोमोसोम विजिबली ओनली इन डिवाइडिंग सेल, जब डिवाइड होगा उसमें दिखेगा हम लोग को कि जो क्रोमोसोम होता है उसमें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होते हैं, उस कंस्ट्रिक्शन को कहेंगे हम लोग सेंट्रोसोम, जो कि डिस्क शेप का होगा। ठीक है, और जिसमें कि काइनेटोकोर भी एक डिस्क शेप का निकला हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो सेंट्रोसोम होगा, सॉरी ये, तो जो सेंटर में मिल रहा है ना, ये यहाँ सेंट्रोसोम होगा। ठीक, और यहाँ जो डिस्क शेप का आपको दिख रहा है ये हो गया काइनेटोकोर। ठीक है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम बोलिए या सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। ये देखा कि जो सेंटर में मिला सेंट्रोमियर, और 2 जो क्रोमेटिड है क्रोमोसोम के उसको होल्ड करके रखा है सेंट्रोमियर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब क्या है कि क्रोमोसोम का जो पोजीशन है ना, जहाँ पे 2 क्रोमेटिड ऊपर वाले और नीचे वाले अटैच है, एक बार डायग्राम देखिए, ये ऊपर वाले और नीचे वाले यहाँ पे जहाँ अटैच है इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रोमियर। तो इनके पोजीशन में, जहाँ पे काइनेटोकोर भी मिल रहा है, तो इनके पोजीशन में क्रोमोसोम को 4 पार्ट में मीन्स 4 टाइप में डिवाइड किया गया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये क्या होता है देख लेंगे। जब जो सेंट्रोमियर जो है बीच में मिलेगा और क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड है इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, ऊपर भी इक्वल नीचे भी इक्वल, उनको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा ऊपर मिलेगा, ठीक है, और 2 पार्ट में क्रोमोसोम डिवाइड है लेकिन दोनों अनइक्वल हैं, उनको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। और जब सेंट्रोमियर मिडिल से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और 2 पार्ट में डिवाइड होगा और दोनों अनइक्वल रहेंगे, मीन्स इंड के पास में रहेंगे, इंड में नहीं पहुंचा, इंड से थोड़ा दूर में रहेगा, उसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। ठीक, और जब आपका सेंट्रोमियर एकदम चल जाएगा आपका टिप पे मीन्स एंड पे, उसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक। ये देखिए डायग्राम देखिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक, कैसे पोजीशन चेंज हो रहा है सेंट्रोमियर का। ठीक है, अब आता है सैटेलाइट। एक में सैटेलाइट क्या होता है? समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। अब ये क्या है कि डायग्राम से समझते हैं इसका कहने का मतलब। ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्रोमोसोम के ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ क्रोमोसोम में ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मिलते हैं और इन्हीं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम के टॉप पे मिलेंगे। चलिए माइक्रोबॉडीज़ पे आते हैं। तो माइक्रोबॉडीज़ क्या हो जाएंगे? बेसिकली जो माइन्यूट वेजिकल्स हो जाएंगे उसको माइक्रोबॉडीज़ कहेंगे। ठीक है, जिनमें कि ढेर सारे एंजाइम होंगे, उनको बोले। और ये जो माइक्रोबॉडीज़ है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में मिलेंगे। और ये माइक्रोबॉडीज़ याद रखिएगा मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा मिला बताइए? राइबोसोम। और मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी हैं सब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर का एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो को शेयर करने का उनमें शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी तो मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर ही सकते हैं। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे हेल्प ज़रूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या है कि अपने जो अगले चैप्टर है बायोमोलिक्यूल चैप्टर 9 में, उसमें मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।